हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। परीक्षा मंथन के सीरीज में आज का हमारा सेशन है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। 69th बीपीएससी के लिए यह टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। 68 बीपीएससी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से 10 क्वेश्चन पूछे गए। 67th में यहाँ से क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछे गए हैं, जबकि 66th बीपीएससी में यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे गए। राष्ट्रीय परिदृश्य करवाया जा चुका है और आज का सेशन है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको परीक्षा मंथन के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट है श्रीलंका में जल्द भारतीय रुपये में लेन देन। श्रीलंकाई विदेश मंत्री अली साबरी ने 22 जुलाई 2023 को कहा कि श्रीलंका भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों की सुविधा के लिए डॉलर, यूरो, येन की तरह स्थानीय लेन देन के लिए भारतीय रुपये के उपयोग की अनुमति देने की संभावना पर विचार कर रहा है। इससे पूर्व हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने भारत दौरा किया और यहाँ उन्होंने अपने संबोधन में श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था में भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया था। अगर श्रीलंका में भारतीय रुपये को प्रत्यक्ष उपयोग की अनुमति होती है तो वहां भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों के लिए सुगमता होगी, जिससे पर्यटन और व्यापार दोनों बढ़ेगा। नेक्स्ट है ट्विटर का नया लोगो। 24 जुलाई 2023 को ट्विटर ने अपना नया लोगो जारी किया। इसमें वह नीली चिड़िया की जगह काले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद एक्स का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है काला सागर अनाज पहल। जुलाई 2023 में रूस ने काला सागर अनाज पहल पर फिर से रोक लगा दिया। विदित हो कि 20 जुलाई 2023 को रूस ने युद्ध के दौरान काला सागर में स्थित यूक्रेनी बंदरगाह से खाद्यान्न और उर्वरक के निर्यात को अनुमति देने वाले काला सागर अनाज पहल पर रोक लगा दी। इस दौरान भारत ने काला सागर अनाज पहल को जारी रखने के संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रयासों का समर्थन किया। काला सागर अनाज पहल के बारे में क्या है? काला सागर अनाज पहल ब्लैक सी ग्रेन पहल दुनिया की ब्रेड बास्केट में रूसी गतिविधियों के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से उत्पन्न खाद्य पदार्थों को बढ़ती कीमतों से निपटने का प्रयास करती है। संयुक्त राष्ट्र और तुर्की द्वारा मध्यस्थता किए गए समझौते पर जुलाई 2022 में इस्तांबुल में हस्ताक्षर किए गए थे, जो प्रारंभ में 120 दिनों की अवधि के लिए निर्धारित थे। यह सौदा यूक्रेनी निर्यात, विशेषकर खाद्यान्न के लिए एक सुरक्षित समुद्री मानवीय गलियारा प्रदान करता था। 23वां CSO शिखर सम्मेलन 2023। जुलाई 2023 में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान ईरान ने आधिकारिक तौर पर SCO का 9वां सदस्य घोषित किया गया। SCO का 9वां सदस्य कौन बना है? तो ईरान बना है। SCO की भारत की विचारधारा की थीम सुरक्षित संघ सहयोग संगठन की ओर एक सुरक्षित CSO की ओर है। SCO ग्रुप में अब चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है।
CSO ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली के एक सदस्य ने राष्ट्रों के हस्ताक्षर पर घोषणा की, जिसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उत्पीड़न, चरमपंथी और चरमपंथी समुदायों का मुकाबला करने और धार्मिक असहिष्णुता, आक्रामक राष्ट्रवाद, जातीय और नस्लीय भेदभाव, विदेशी द्वेष, फासीवाद और अंध राष्ट्रवाद के विचारों के प्रचार पर विशेष ध्यान देना के साथ एक साथ आना, राष्ट्रवाद का नारा देना चाहिए। नेताओं ने 2 विषयगत संयुक्त पोस्टरों को शामिल किया। पहला, आतंकवाद, उग्रवाद और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सहायता, और दूसरा, डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। विदित हो कि भारत ने SCO में सहयोग के लिए 5 नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र बनाए हैं, जिसमें शामिल है प्रशिक्षण और नवाचार, पारंपरिक औषधि, युवा निजीकरण, डिजिटल समावेशन, साझा बौद्ध विरासत। ये 5 नए स्तंभ और फोकस जो है भारत के द्वारा इसमें शामिल किया गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। संघाई सहयोग संगठन SCO यह एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है, जिसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व बनाए रखना है। इसका उद्देश्य देशों के बीच सामुद्रिक विश्वास और सामूहिक संबंध को साझा करना। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। जुलाई 2023 में भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना और वैश्विक डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। यह हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के विभिन्न तरीकों जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मोकेमिकल, जैविक, फोटोकैटालिसिस आदि पर केंद्रित है। इसमें हरित हाइड्रोजन के भंडारण और परिवहन से संबंधित मुद्दों जैसे संपीड़न, द्रवीकरण, धातु हाइड्राइड, अमोनिया के निपटान पर चर्चा की गई। देश के 3.5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन विनिर्माण क्षमता स्थापित करने हेतु कार्य शुरू कर दिया गया है और वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष न्यूनतम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य है। देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की कम लागत के कारण भारत में हरित हाइड्रोजन की लागत विश्व स्तर पर सबसे कम होने की उम्मीद है। हरित हाइड्रोजन क्या है? हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है, जिसे सौर, पवन, हाइड्रो या बायोमास जैसे नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का उपयोग करके जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है। यह हाइड्रोजन का एक प्रकार है जिसका उत्पादन जलवायु तटस्थ तरीके से होता है। इसमें परिवहन, उद्योग, विद्युत एवं इमारतों जैसे विभिन्न क्षेत्रों को डिकार्बोनाइज करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के वैश्विक प्रयासों में योगदान करने की क्षमता है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। जुलाई 2023 में भारत ने 13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के शीर्ष राजनयिक ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के शीर्ष राजनयिक ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर लंबित मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें शांति के महत्व और सैनिकों की वापसी पर जोर दिया गया। विदित हो कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS की स्थापना वर्ष 2005 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में एकमात्र नेतृत्व वाला मंच है जो रणनीतिक महत्व के राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु सभी प्रमुख भागीदारों को एक साथ लाता है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर 2005 को कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित किया गया था।
इसमें 18 सदस्य शामिल हैं, जैसे 10 आसियान के देश। 10 आसियान के कौन से देश हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। 8 संवाद भागीदार, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत यूएएफ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली। जुलाई 2023 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने सीमा पार लेनदेन के लिए भारतीय रुपये और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCSS स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदित हो कि इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी यूएई की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली में सभी चालू खाता लेनदेन और अनुमत पूंजी खाता लेनदेन शामिल है। यह निर्यातकों और आयातकों को उसकी संबंधित घरेलू मुद्राओं में करने में सक्षम बनाएगा। यह निर्यातकों और आयातकों को उनकी संबंधित घरेलू मुद्राओं में भुगतान, यहाँ पे भुगतान होगा, भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। इससे संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों द्वारा प्रेषण सहित लेनदेन लागत और निपटान समय कम हो जाएगा। इस दौरान दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म IPP और रुपे स्विच एवं यूएई स्विच के साथ जोड़ने पर सहयोग करने हेतु हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर RBI और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के संबंधित गवर्नरों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। विदित हो कि यूपीआई और IPP दोनों लिंक दोनों देशों के उपयोगकर्ताओं को तेज, सुरक्षित और लागत प्रभावी सीमा पार स्थानांतरण करने में सक्षम बनाएगा। नोट में क्या कहा गया है? RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2022 में वैश्विक व्यापार के रुपये में निपटान के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की, जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से रूस के साथ व्यापार है, लेकिन इसे ठोस तरीके से आगे बढ़ाया जाना अभी बाकी है। IIT दिल्ली परिसर। इस दौरान अबू धाबी में IIT दिल्ली परिसर की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन IIT गो ग्लोबल अभियान में शामिल है। यह IIT मद्रास जांजीबार तंजानिया के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय IIT परिसर होगा। IIT मद्रास के द्वारा तंजानिया के जांजीबार में एक परिसर का स्थापना किया गया है। इसी प्रकार IIT दिल्ली द्वारा अबू धाबी यूएई में एक परिसर की स्थापना किया गया है। इस डिग्री की शुरुआत वर्ष 2024 से होगी, जिसमें ऊर्जा और स्थिरता, AI, कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, गणित, कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग, विज्ञान और मानविकी के साथ अन्य विषय जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ। 14 जुलाई 2023 को बेस्टिल डे परेड समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया, जिसमें भारतीय वायुसेना के राफेल जेट ने भी भाग लिया। इस दौरान भारत और फ्रांस द्वारा 3 स्तंभों पर रोडमैप बनाया गया: सुरक्षा और संप्रभुता के लिए साझेदारी, ग्रह के लिए साझेदारी और लोगों के लिए साझेदारी। इन 3 मुद्दों पर रोडमैप बनाया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी इस यात्रा के दौरान फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर
से सम्मानित किया गया। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। विदित हो कि 14 जुलाई 2023 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 को बास्तिल किला पर हुए हमले की वर्षगांठ मनाई गई, जो भारतीय और फ्रांसीसी संविधान के केंद्रीय विषय स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी को बास्तिल दिवस परेड पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इससे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2009 में बास्तिल दिवस समारोह में शामिल हुए थे, जब उन्हें फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। हाल ही में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक बैंकॉक में आयोजित की गई। इस बैठक में भोजन, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा सहित अन्य सामूहिक चुनौतियों के क्षेत्रों पर चर्चा की गई। यह 7 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें दक्षिण एशिया के 5 देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। इसका गठन 6 जून 1997 को किया गया था, जिसका सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में है। इसमें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, मंत्री स्तरीय बैठक, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, बिम्स्टेक कार्य समूह और व्यापार मंच एवं आर्थिक मंच का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत सहयोग प्रारंभ में 6 क्षेत्रों, वे 6 क्षेत्र कौन से हैं? तो व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन पर केंद्रित था तथा बाद में वर्ष 2008 में अन्य क्षेत्रों में विस्तार हुआ। प्रत्येक सदस्य देशों ने पुनर्गठन के बाद वर्ष 2021 में विशिष्ट क्षेत्रों का नेतृत्व ग्रहण किया। भारत आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा सहयोग के साथ साथ सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करता है। भारत किसकी चीज पर ध्यान केंद्रित करता है? तो आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा सहयोग के साथ साथ सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर TECC जुलाई 2023 में ताइवान ने भारत में विशेष रूप से बम्बई में अपने तीसरे प्रतिनिधि ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर खोलने की घोषणा की। इसकी स्थापना का उद्देश्य ताइवान और भारत के बीच आर्थिक प्रोत्साहन को लाभ और उद्यम सहयोग को स्थिर करना है। पहली बार TECC की स्थापना वर्ष 1995 में दक्षिण एशिया में नई दिल्ली, भारत में की गई थी। इसके बाद वर्ष 2012 में चेन्नई में एक और TECC खोला गया। विदित हो कि भारत और ताइवान के बीच कोई नामांकन संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ष 1995 में दोनों ने एक दूसरे के राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया है, जो वास्तविक दूतावासों के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है बेरिलियम और जर्मेनियम पर चीन का निर्यात नियंत्रण। जुलाई 2023 में चीन ने 1 अगस्त 2023 से सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए आवश्यक गैलियम और जर्मेनियम पर निर्यात नियंत्रण की घोषणा की। चीन की इस कार्रवाई को संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और नीदरलैंड द्वारा लागू निर्यात नियंत्रणों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को व्यक्त करते हैं और चीन पर सैन्य उपयोग और मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। विदित हो कि चीन के इस निर्यात नियंत्रण का उद्देश्य किसी भी देश को बाहर किए बिना वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता की रक्षा करना है। चीन गैलियम और जर्मेनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। वर्ष 2020 में चीन ने वैश्विक गैलियम उत्पादन का 80% और वैश्विक जर्मेनियम उत्पादन का 60% उत्पादन किया था। चीन अपने घरेलू आपूर्ति को पूरा करने के लिए कजाकिस्तान, रूस और कनाडा जैसे देशों से गैलियम और जर्मेनियम का आयात करता है। ग्लोबल साउथ, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने यूक्रेन युद्ध में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (NATO) का समर्थन करने से इनकार कर दिया है।
इसके परिणामस्वरूप हाल ही के दिनों में ग्लोबल साउथ फिर से चर्चा का विषय बन गया है। क्या है ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित और अविकसित के रूप में जाना जाता है। ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित है। विदित हो कि ग्लोबल नॉर्थ के धनी देशों की तुलना में इन देशों में उच्च स्तर की गरीबी, आय असमानता और जीवन स्थितियां चुनौतीपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि ग्लोबल नॉर्थ अधिक समृद्ध राष्ट्र है जो ज्यादातर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में स्थित है। इनमें ओशिनिया तथा अन्य जगहों पर कुछ नए देश भी शामिल हैं। नेक्स्ट है भारतीय फिलीपींस द्विपक्षीय सहयोग बैठक। जुलाई 2023 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलीपींस का दौरा किया। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग पर भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भारत और फिलीपींस समुद्री सुरक्षा पर विशेष बल देने के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया। इसमें रक्षा एजेंसियों के बीच नियमित या उन्नत आधिकारिक स्तर पर बातचीत, मनीला में एक निवासी रक्षा अताशे कार्यालय खोलना तथा फिलीपींस की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत द्वारा रियायती ऋण सुविधा पर विचार किया गया। समुद्री डोमेन जागरूकता एमडीए क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समुद्री डोमेन जागरूकता एमडीए संयुक्त गश्त और सूचना के आदान प्रदान पर सहयोग के लिए भारतीय नौसेना और फिलीपींस तटरक्षक के बीच व्हाइट शिपिंग समझौते के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। नेक्स्ट है भारत आर्टेमिस समझौते में शामिल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान आर्टेमिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की। इस समझौते के तहत नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ह्यूस्टन टेक्सास के जॉनसन स्पेस सेंटर से प्रशिक्षित भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में भेजने के लिए एक साथ कार्य करेंगे। भारत इस गैर बाध्यकारी आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया है। आर्टेमिस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य मिशन आर्टेमिस 1, चंद्रमा पर मानव रहित मिशन आर्टेमिस कार्यक्रम 6 नवंबर 2022 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS पर ओरियन नामक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ प्रारंभ हुआ। आर्टेमिस 2 क्रू लूनर फ्लाई बाय मिशन वर्ष 2024 में पहला मानवयुक्त मिशन होगा। 4 अंतरिक्ष यात्री इस मिशन में चंद्रमा पर जाएंगे तथा पृथ्वी पर वापस आएंगे। आर्टेमिस 3 चंद्रमा पर मानव की वापसी वर्ष 2025 के लिए निर्धारित है। यह मिशन आर्टेमिस 2 के चंद्र फ्लाई बाय का वास्तविक रूप है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतरने के साथ चंद्रमा पर अधिक व्यापक रूप से अध्ययन करने की अनुमति प्राप्त होगी। इसके साथ ही वर्ष 2029 के लिए लूनर गेटवे स्टेशन की स्थापना की योजना बनाई गई है। यह स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए डॉकिंग पॉइंट के रूप में काम करेगा और वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ प्रयोगों की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है भारत अफ्रीका साझेदारी उपलब्धियां, चुनौतियां और रोड मैप 2030। हाल ही में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित 20 सदस्यीय अफ्रीकी विशेषज्ञ समूह AEG ने भारत अफ्रीका साझेदारी उपलब्धियां, चुनौतियां और रोड मैप 2030 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट अफ्रीका के साथ भारत की महत्वपूर्ण साझेदारी पर प्रकाश डालती है और आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए नियमित नीति समीक्षा और कार्यान्वयन के महत्व पर बल देती है। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल वैश्विक आबादी का लगभग 17% जनसंख्या अफ्रीका में निवास करती है और वर्ष 2050 तक
इसके 25% तक पहुंचने का अनुमान है। एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की भूमिका इस साझेदारी में महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका में जनसांख्यिकी, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा रहे हैं। यह धीरे धीरे क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में बढ़ रहा है और लोकतंत्र, शांति तथा प्रगति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इथियोपिया, सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य जैसे कुछ देश अभी भी विद्रोह, जातीय हिंसा और आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई बाह्य साझेदार अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उनका उद्देश्य बाजार पहुंच, ऊर्जा एवं खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने के साथ ही क्षेत्र में अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को बढ़ाना है। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 भारत ने 20 से 21 जुलाई 2023 के बीच मोनेक्सा सेंटर, नई दिल्ली में पहली बार समूह 20 या G20 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 की मेजबानी की। इस समिट का आयोजन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई द्वारा किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया फूड वैल्यू चेन में फूड सेफ्टी सिस्टम और नियामक ढांचे को मजबूत करने पर दृष्टिकोण का आदान प्रदान करने के लिए खाद्य नियामकों का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का उद्घाटन किया। नोट, यह पहली बार है कि समिट रोम, इटली के बाहर आयोजित किया गया। इस बार जो है ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत के नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत जापान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी। 20 जुलाई 2023 को भारत और जापान ने सरकार से सरकार और उद्योगों से उद्योग सहयोग के लिए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के लिए सहयोग ज्ञापन MOC पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और जापान के अर्थशास्त्री और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री यासुतोमी निशिमुरा ने नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने में मदद करता है और जापानी तकनीक तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे भारत को अपना सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने में मदद मिलती है। इस समझौते के तहत भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ाना है, जिसमें डिजाइन, विनिर्माण, उपकरण अनुसंधान, प्रतिभा विकास और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन शामिल है। सरकार और उद्योग सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक कार्यान्वयन संगठन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है UAE को मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात UAE दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल रीजनल बॉडी FSRB एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग APG का पर्यवेक्षक दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया है। यह निर्णय 9 से 14 जुलाई 2023 के बीच वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में आयोजित APG की 2023 वार्षिक बैठक और तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण फोरम में किया गया था। इस बैठक में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कंडक्टर टेररिज्म फाइनेंसिंग के कार्यकारी कार्यालय के महानिदेशक हामिद अल जावी के नेतृत्व में UAE प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। बैठक के दौरान तुवालू को नवीनतम APG सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसके साथ APG के साथ अब 41 सक्रिय सदस्य हो गए हैं। बैठक के दौरान
यूएई के साथ कजाकिस्तान को भी एपीजी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया। यूएई और कजाकिस्तान के साथ एपीजी के पास अब 9 पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार हैं। नेक्स्ट है, नैसकॉम का यूके में पहला लॉन्च पैड स्थापित किया जाएगा। 9 जून 2023 को भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले अग्रणी संगठन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नैसकॉम ने ग्रेटर मैनचेस्टर यूके और भारत के बीच नवाचार, निवेश और तकनीकी आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड किंगडम में पहला नैसकॉम लॉन्च पैड स्थापित करने के लिए मीडैस मैनचेस्टर्स इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट एजेंसी और एमएजी मैनचेस्टर एयरपोर्ट्स ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन एमओसी पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत ग्रेटर मैनचेस्टर यूके में अपनी उपस्थिति स्थापित करने की चाहत रखने वाले भारतीय तकनीकी कंपनियों, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमियों और मैनचेस्टर हवाई अड्डे के परिसर के भीतर 180 दिनों के किराए मुक्त कार्यालय स्थान पर पहुंचने का अवसर मिलेगा। विदित हो कि एमएजी यूके में हवाई अड्डों का सबसे बड़ा समूह है, जो मैनचेस्टर, लंदन, स्टैंड और ईस्ट मिडलैंड्स हवाई अड्डे का संचालन करता है। इसका एक डिजिटल यात्रा सेवा व्यवसाय भी है, जिसे सीलिंग एंड विजिबिलिटी अनलिमिटेड CAVU कहा जाता है। यह MOU सितंबर 2022 में नैसकॉम की यूके यात्रा का परिणाम है, जिसे यूके सरकार के व्यापार और व्यापार विभाग द्वारा समर्थित किया गया था। कनाडा में इसी तरह की पहल की सफलता के बाद सहयोग शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका 5 साल बाद यूनेस्को में शामिल। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका USA 5 साल बाद संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के सदस्य के रूप में फिर से शामिल हो गया। विदित हो कि 30 जून 2023 को यूनेस्को के 193 सदस्य राज्यों ने एक ठोस वित्तीय योजना के आधार पर जुलाई 2023 की शुरुआत में यूनेस्को में फिर से शामिल होने के लिए USA के प्रस्ताव की जांच करने के लिए एक असाधारण सत्र के लिए बैठक की, जिसमें 619 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित बकाया को चुकाने की प्रतिबद्धता शामिल है। इस बैठक के दौरान 132 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 10 ने विरोध में मतदान किया। यूनेस्को में फिर से शामिल होने का USA का निर्णय दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और प्रौद्योगिकी शिक्षुता के लिए मानकों को स्थापित करने में चीन के प्रभाव पर चिंता से प्रेरित था। विदित हो कि 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के दौरान USA ने यूनेस्को से हटने का फैसला किया। भारत द्वारा वियतनाम को उपहार। हाल ही में भारत ने वियतनाम को स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान उपहार में दिया है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि वियतनाम को भारत के द्वारा क्या उपहार में दिया गया है, तो उसका नाम है INS किरपान। यह रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने तथा हिंद महासागर क्षेत्र वियतनाम के पसंदीदा सुरक्षा भागीदार, प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विदित हो कि INS किरपान एक खुखरी श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट है, जिसे 12 जनवरी 1991 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। खुखरी श्रेणी के कॉर्वेट किर्लोस्कर समूह द्वारा लाइसेंस के तहत भारत में असेंबल किए गए डीजल इंजन से सुसज्जित है। जहाज का लगभग 65% भाग स्वदेशी है। इसकी गति 25 समुद्री मील से अधिक है तथा यह विभिन्न हथियारों से सुसज्जित है, जो इसे तटीय और अपतटीय गश्त, सतह युद्ध, तटीय सुरक्षा,
समुद्री डकैती विरोधी और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत संचालन सहित कई भूमिकाएं निभाने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है भारत अमेरिका साझेदारी और पहल। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच निम्नलिखित पहल एवं साझे समझौते हुए। तकनीकी क्षेत्र में भारत में $2.75 बिलियन सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा, व्यवसायीकरण और नवाचार के लिए सेमीकंडक्टर केंद्र लैम रिसर्च द्वारा 60,000 भारतीय इंजीनियरों का प्रशिक्षण। अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी में भारत को शामिल करना। भारत की एप्सिलॉन कार्बन लिमिटेड द्वारा अमेरिकी ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी घटक फैक्ट्री में $650 मिलियन का निवेश। ओपन रैन सिस्टम के विकास और तकनीकी पर टास्क फोर्स का शुभारंभ। आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर। इसके साथ भारत अंतरिक्ष की खोज में सहयोग के लिए प्रतिबद्ध 26 देशों में शामिल हो गया है। 2024 में ISS के संयुक्त प्रयास और 2023 के अंत तक मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग के लिए एक राजनीतिक ढांचे के विकास के लिए नासा द्वारा इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को उन्नत प्रशिक्षण। रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में GE HAL द्वारा भारत में F414 जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव। भारत द्वारा अपनी खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सशस्त्र MQ-9B सी गार्जियन UAV की खरीद। चेन्नई में L&T शिपयार्ड के साथ USA नौसेना के बीच एक मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट MSRA का निष्कर्ष। रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए उपकरणों को क्रियाशील करने का संकल्प। समुद्र और भीतर डोमेन जागरूकता सहयोग को मजबूत करना और अमेरिकी कमांड में 3 भारतीय संपर्क अधिकारियों को रखने का समझौता। रक्षा प्रौद्योगिकी पर संयुक्त नवाचार के लिए इंडस एक्स का उद्घाटन। GE एरोस्पेस और HAL का जेट इंजन उत्पादन के लिए सहयोग। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम जनरल इलेक्ट्रिक GE एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के LCA Mk2 तेजस के लिए संयुक्त रूप से लड़ाकू जेट इंजन का उत्पादन करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ एक समझौता किया। इस समझौते का उद्देश्य भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और देश के एरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इस समझौते के तहत GE एरोस्पेस ने कुल 99 इंजन बनाने की प्रतिबद्धता जताई है, जो भारत की रक्षा जरूरतों का समर्थन करने और एरोस्पेस उद्योग में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडस एक्स भी लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय और अमेरिकी स्टार्टअप एवं तकनीकी कंपनियों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के सह विकास एवं सह उत्पादन में सहयोग करना है। GE का F414 इंजन के बारे में। GE का F414 इंजन एक टर्बोफैन इंजन है। इसका उपयोग अमेरिकी नौसेना 30 वर्षों से अधिक समय से कर रही है। यह एक दोहरे चैनल फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल 6 चरण वाला उच्च दबाव कंप्रेस्ड उन्नत उच्च दबाव टरबाइन और नोजल नियंत्रण हेतु फ्यूल ट्रॉलिक प्रणाली से युक्त है। भारत के लिए विशेषकर LCA तेजस Mk2 के संदर्भ में F414 इंजन बहुत महत्व रखता है। LCA तेजस Mk2 के बारे में। LCA तेजस Mk2 भारत में विकसित स्वदेशी लड़ाकू विमान का उन्नत संस्करण है। इसमें 8 बियॉन्ड वर्चुअल रेंज मिसाइलों को एक साथ ले जाने और अन्य देशों के
स्थानीय एवं उन्नत दोनों प्रकार के हथियारों को एकीकृत करने की क्षमता है। LCA-MK2 अपने पूर्ववर्ती की तुलना में 120 मिनट और मिशन संचालन शक्ति के साथ बेहतर रेंज प्रदान करता है, जबकि LCA तेजस MK1 के लिए यह 57 मिनट है। रूस में सैन्य विद्रोह। 24 जून 2023 को रूस में निजी सेना वैगनर समूह के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बाद में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाको के हस्तक्षेप के बाद यह गृह युद्ध समाप्त हो गया। सैन्य विद्रोह के कारण विदित हो कि यूक्रेन में वैगनर आर्मी रूस की सेना के साथ मिलकर लड़ रही थी। इस दौरान रूस के रक्षा मंत्री और शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ वैगनर आर्मी के प्रमुख प्रिगोजिन के बीच मतभेद ने विद्रोह का रूप ले लिया है। इस दौरान वैगनर आर्मी के प्रमुख प्रिगोजिन ने रूसी सैनिकों पर यूक्रेन में वैगनर लड़ाकों के कैंप पर हमला करने का आरोप लगाया। इसके बाद प्रिगोजिन ने रोस्तोव-ऑन-डोन शहर स्थित रूसी सेना के दक्षिणी मुख्यालय पर कब्जा भी कर लिया है। विदित हो कि रूसी सेना यहीं से यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान संचालित करती है। क्या है वैगनर आर्मी? वैगनर आर्मी रूसी सेना द्वारा समर्थित एक प्राइवेट आर्मी है। इसे 10 साल पहले 2013 में रूस की खुफिया एजेंसी में काम कर चुके दिमित्री उत्किन ने बनाया था। बाद में इसका नाम वैगनर कर दिया गया। बाद में प्रिगोजिन भी इससे जुड़ गए और पुतिन के करीबी होने से आर्मी की कमान उनके हाथ में आ गई। यूक्रेन युद्ध में इस आर्मी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूक्रेनी रिकवरी सम्मेलन 2023। जून 2023 में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन लंदन में किया गया। यह सम्मेलन यूक्रेन के परिवर्तनशील और पुनर्निर्माण के लिए समर्पित है। विदित हो कि स्विट्जरलैंड और लुगानो द्वारा आयोजित पिछले संस्करण की सफलता के बाद इस सम्मेलन का उद्देश्य युद्ध के विनाशकारी प्रभावों से यूक्रेन की रिकवरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सहायता जुटाना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आपातकालीन सहायता और महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं के साथ यह सम्मेलन यूक्रेन के पुनर्निर्माण और रूस को उसकी आक्रामकता के लिए जवाबदेह ठहराने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस सम्मेलन में यूरोपीय संघ ने 2024 से 2027 तक की अवधि के लिए उल्लेखनीय $54.5 बिलियन की सहायता देने का वादा किया है। यह दीर्घकालीन प्रतिबद्धता यूक्रेन के आर्थिक और सामाजिक स्थिरीकरण के लिए यूरोपीय संघ के समर्थन को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने निकट अवधि की सहायता में अतिरिक्त $1.3 बिलियन की घोषणा की है, जिससे यूक्रेन के लिए उनके समर्थन को और बल मिला है। इसके साथ कीव में कुल अमेरिकी योगदान $64.3 बिलियन तक पहुंच गया है। इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने भाग लिया। विदित हो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत संचालित भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण, स्थिरता और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। इंटर सोलर यूरोप प्रदर्शनी विश्व स्तर पर प्रशंसित प्रदर्शनी उद्योग के नेताओं, विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को विचारों का आदान प्रदान करने और सौर उपयोग में प्रगति का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। इंटर सोलर यूरोप द स्मार्टर यूरोप का अभिन्न अंग है, जो ऊर्जा सहयोग के लिए महाद्वीप का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। 1450 से अधिक प्रदर्शनों और
1,32,000 मीटर स्क्वायर के विशाल प्रदर्शन स्थल के साथ द स्मार्टर ई यूरोप में 4 प्रदर्शनियां, समानांतर सम्मेलन और एक व्यापक कार्यक्रम शामिल है। इंटर सोलर यूरोप अक्षय ऊर्जा के एकीकरण के लिए विशेष रूप से फोटोवोल्टिक सौर तापीय प्रौद्योगिकियों, सौर संयंत्रों और ग्रिड बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करता है। खाद्य सुरक्षा और पोषण पर G20 समूह की बैठक 17 जून 2023 को G20 समूह के कृषि मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक हैदराबाद में संपन्न हुई, जिसमें G20 समूह के कृषि मंत्री सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण पर सहमत हुए। इस बैठक के बाद जारी दस्तावेज में दक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न और अन्य प्राचीन खाद्यान्न शोध पहल को शामिल किया गया है। दक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत में वैश्विक खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए G20 देशों के सामूहिक उत्तरदायित्व और प्रयासों का उल्लेख किया गया है। इस दौरान सदस्य देशों ने भारत के प्रस्ताव पर श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहित करने और इसकी खपत बढ़ाने में सहयोग पर सहमति जताई। विदित हो कि अप्रैल 2023 में आयोजित G20 की वाराणसी की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न और प्राचीन अनाज अनुसंधान पहल महर्षि को G20 के देशों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इस पहल का उद्देश्य श्री अन्न व अन्य पारंपरिक अनाजों की खेती और खपत को दुनिया में बढ़ाना है। हालांकि इससे पोषण मूल्य के साथ साथ खाद्य सुरक्षा में भी सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही अनुसंधान, ज्ञान का आदान प्रदान, तकनीकी सहयोग के जरिए श्री अन्न को बढ़ावा देना। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इससे आगे का वीडियो कल जारी किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल दीक्षा इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।